वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग। स्वागत है आप लोगों का एक और मलेशिया वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ये है रिगार्डिंग कि कितनी बार आप मलेशिया री एंटर कर सकते हैं, खासकर जब आप वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी के तहत टूरिज्म के पर्पज़ के लिए खासकर एंटर करते हैं मलेशिया। तो कितनी बार कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, आज इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम क्लैरिटी आपको देने लगे हैं। अभी रिसेंटली मैंने सिमिलर सब्जेक्ट पे थाईलैंड पे वीडियो डाली थी पहले, देन उसके नीचे जो है कमेंट्स आए काफ़ी लोगों के कि आप मलेशिया के बारे में भी ऐसा एक वीडियो बनाएं, और जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अकॉर्डिंगली अगर आप चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपको सबसे पहले मैं चीज़ बता दूँ कि मलेशिया, लेट मी क्लियर दैट वंस अगेन, सबको पता है ऑलरेडी, ये बात भी कम से कम 6 या 7 महीने पुरानी हो चुकी है। तो आप वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी के तहत ट्रैवल कर सकते हैं मलेशिया, यानी कि आपको वीज़ा की ऑन अराइवल कॉस्ट कोई नहीं देनी है यहाँ पे। एंड प्लस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, क्योंकि मलेशिया का इमिग्रेशन कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है लोगों के साथ, सबके साथ नहीं होता लेकिन हो जाता है। तो आपको अपनी रिटर्न फ्लाइट फेयर, ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू, ये फ्लाइट फेयर, रिटर्न, ये ऑनवर्ड जर्नी की टिकट, होटल रिजर्वेशंस देखनी है आपको, और प्लस एक MD/AC फॉर्म भरना होता है। उसके बारे में इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते कि आपने भरा या नहीं भरा, लेकिन वो आपको भर के चलना, बिकॉज इट इज़ एन ऑफिशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, हम आपको ये कह सकते हैं। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है आगे कि हम कितनी बार री एंटर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मलेशिया के केस में काफ़ी लोग एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए भी टूरिस्ट वीज़ा को यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। ऐसी वीडियोस मैंने बनाई हैं, पास में शेयर भी की आपके साथ कि क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, डिपोर्टेशन क्यों होता है, कैसे हुआ, एंड प्लस कुछ जेन्युइन स्टोरीज भी होती हैं यहाँ पे। क्योंकि कैसे होती हैं, मैं सिंगापुर गया घूमने के लिए, मुझे मलेशिया जाना है, और मैं मलेशिया से फिर थाईलैंड चले गया, थाईलैंड से मैं वापस मलेशिया आया, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है इंडिया की वापस। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की आइटनरी, किस किस्म की फ़्लाइट आइटनरी बुक करते हैं। तो बजट के लिए हम लोग सस्ती टिकट बुक करने के चक्कर में हमें जो भी फ़्लाइट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं हम कर लेते हैं बुक। अब विद दैट रिजल्ट आपको कई बार री एंट्री लेनी पड़ जाती है किसी कंट्री के अंदर, या आप किसी कंट्री का वीज़ा लेना पड़ जाता है, आप फर्स्ट टाइम एंटर करें, सेकंड टाइम करें, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग थाईलैंड ट्रैवल करते हैं, आपको पता है कि थाईलैंड में वीज़ा फ्री है अंटिल नवंबर 11 of 2024। तो वो लोग सोचते हैं कि हम इस चीज़ का एडवांटेज उठाते मलेशिया भी चले जाएं, क्योंकि वो भी वीज़ा फ्री है, तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। अब लोग चले जाते हैं थाईलैंड से मलेशिया, और मलेशिया चले गए, मलेशिया से फिर थाईलैंड आ गए, या कहीं और आगे निकल गए और वापस मलेशिया आए, क्योंकि उनकी फ़्लाइट है इंडिया की। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज जेन्युइन भी हमारे पास आते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव को रख के आज हम बात करने लगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मलेशिया के केस में अगर आप री एंट्री परमिट की बात करते हैं, या आप ये कहते हैं कि वीज़ा एग्जेम्प्ट एंट्रीज आपकी कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ वीज़ा एग्जेम्प्ट एंट्रीज की अगर आप बात करें, तो इसके बारे में कहीं पे भी किसी भी क्लॉज में इनके इमिग्रेशन एक्ट के ये क्लैरिटी नहीं दी है कि कितने बार आप मलेशिया दोबारा एंटर कर सकते हैं अंडर वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी, और फॉर दैट मैटर री एंट्री परमिट की अगर मैं बात करूँ, कितनी बार कर सकते हैं, ये इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी हुई है। तो ये टोटली जो कॉल है ये रहता है इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में, क्योंकि उसके अलावा कोई और है भी नहीं इसको डिसाइड करने वाला, ठीक है। तो वो लोग डिसाइड करेंगे बेसिस ऑन योर ट्रैवल हिस्ट्री, ओवरऑल जनरल ट्रैवल हिस्ट्री और कंट्रीज़ की भी, कि आप कितने पीरियड के लिए कहाँ पे रुके थे, एंड प्लस नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू मलेशिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स टू मलेशिया। वो दोनों चीज़ें कंपेयर करते हैं, लेट मी टेल यू, क्योंकि अब इनके हाथ में है। तो यही सबसे पहले चीज़ें आपकी देखेंगे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि आप मलेशिया जाते हैं, अब आपको दोबारा मलेशिया 30 दिन के लिए स्टे करना अंडर वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी, ठीक है। आप 30 दिन आपके पूरे हो गए, आप मलेशिया छोड़ के आप जाते हैं थाईलैंड। अब आप थाईलैंड रुकते हैं 2 दिन के लिए, इसलिए क्योंकि आप थाईलैंड में तो रुकना नहीं चाहते, दोबारा मलेशिया में री एंट्री लेना चाहते हैं, वीज़ा रन करने लगे आप, तो आप थाईलैंड में अपने खर्चे क्यों बढ़ाएंगे, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन क्यों रहेंगे। तो आप दोबारा जल्दी करते हैं वापस आने की मलेशिया की, क्योंकि आपको ये है कि मुझे वीज़ा एग्जेम्पशन दोबारा जो है 30 दिनों का आगे मिल जाएगा। विद दैट रिजल्ट वो वहाँ पे इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं कि ये बंदा 2 दिन के लिए बाहर गया, ये 4 दिन के लिए बाहर गया और वापस आ रहा है मलेशिया में 30 दिन के लिए एंटर कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर मिसमैच हो जाती हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एंट्री डिनाई की जा सकती है। एक अप टू 1 वीज़ा रन चलेगा, अगर आपने एक बार वीज़ा रन कर लिया है इट इज़ फाइन, लेकिन उसके अंदर प्रोवाइडेड दैट यू शुड स्टे इन अनदर कंट्री फॉर एटलीस्ट 7 days और अप टू 10 days, देन यू कम बैक, यू स्टे इन मलेशिया, दैट्स फाइन। और इसका जो दूसरा तरीका हो सकता है वो ये कि आप
मलेशिया में अगर स्टे करते हैं तो पूरे 30 दिन के लिए स्टे ना करें, आप 10 दिन या 20 दिन के लिए स्टे करें। उसके बाद आप किसी और कंट्री में जाके जो है 10 दिन रुक जाएं या 7 दिन रुक जाएं, बिटवीन 5 to 7 days इज़ फाइन, और आप वापस मलेशिया में आ जाएं। ये आप कर सकते हैं, दैट इज़ अलाउड अप टू 1। ये भी कहीं नहीं लिखा है कि इट्स अलाउड अप टू 1, लेकिन एक बार में कोई चैलेंज नहीं आता थोड़े के, जो फीडबैक इसके बारे में मिला। लेकिन अगर आपने यही वीज़ा रन दोबारा किया सेकेंड टाइम, तो आपके साथ इंटरोगेशन हो सकती है और आपको रोका जा सकता है वहीं पे देन एंड देयर। ठीक है, तो एक बार तो हो सकता है कि, अब डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, वो बंदा देख के, उनके डॉक्यूमेंट्स देख के वेरीफाई करते हैं कि उनको एंट्री डिनाई करनी है या नहीं करनी है, उनको अलाउ करनी है एंट्री। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि ये भी सही हो जाए। ठीक है, बट अगर आपकी एप्लीकेशन जेन्युइन है, आप टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो ये भी समझते हैं कि ठीक है बंदा सिंगापुर जा रहा है, उसकी फ्लाइट वापस मलेशिया से, तो इसलिए वो वापस आना चाहता है, तो 1 एंट्री इज़ अलाउड। लॉजिक यही दे सकता हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए आपको एंट्री डिनाई कर दी गई है, सेकेंड टाइम आपने यही चीज़ करने की कोशिश की और आपको एंट्री डिनाई की जाती है इमिग्रेशन की तरफ से, तो आपके पासपोर्ट पे NTL की एक स्टैंप लग जाती है, नॉट टू लैंड। अब ये डिनायल है, दिस इज़ नॉट डेपोटेशन, क्योंकि आपको एंट्री तो दी नहीं किसी ने। जब एंट्री दी नहीं, मिली नहीं, तो डेपोटेशन कौन करेगा? डेपोटेशन तो ही होगा ना जब आप कंट्री में जाके रह रहे हैं और वहाँ आप पकड़े गए, ओवरस्टे किया आपने, आपको वापस भेज दिया, तो डेपोटेशन होगा विद सम फाइन और मे बी इम्प्रिजनमेंट में भी। डिपेंड करता है कि कितने लेंथ के लिए आप रह गए कंट्री में। ठीक है, लेकिन वैसे आपको NTL की आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी जाती है और आपको वापस भेज दिया जाता है इस केस में। अब बात ये भी है कि अगर आपको एंट्री देनी भी है सेकेंड टाइम, तो किन ग्राउंड्स पे देनी है, उसके लिए बहुत ही जेन्युइन ग्राउंड्स होने चाहिए। क्या आप किसी को वहाँ मिलने आ रहे हैं, कोई बंदा सिक है, कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है, किसी के इलाज के लिए आप आ रहे हैं, या आप का मतलब आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो मलेशिया में, लेकिन आप दोबारा आ रहे हैं क्योंकि आप सिंगापुर चले गए थे किसी काम से उन्हीं के लिए, देन यू आर रिटर्निंग टू मलेशिया। उन केसेस के अंदर आपको एंट्री दी जा सकती है। ठीक है, एंड प्लस इसके अलावा जो है, मतलब कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गई, उस केस में आपको री एंट्री दी जा सकती है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स पे और बहुत ही जेन्युइन ग्राउंड्स पे आपको री एंट्री मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है दोबारा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पे वो है एशियन कंट्रीज़ का। अब एशियन कंट्रीज़ में कुछ 5 से 6 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, 6 आती हैं इनफैक्ट। तो उसमें थाईलैंड आ गया, लाओस आ गया, कंबोडिया आ गया, म्यांमार आ गया, मलेशिया आ गया और थाईलैंड आ गया। ये 6 कंट्रीज़ हैं। 6 कंट्रीज़ दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग वीज़ा रन्स। तभी लैंड बॉर्डर्स के दौरान लोगों को मोस्टली इश्यूज़ आते हैं। किसी को कंबोडिया में रोक लेते हैं, किसी को लाओस में रोक लेते हैं, किसी को थाईलैंड में रोक लेते हैं, और मलेशिया में तो रोक ही सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए आते हैं बिकॉज इनकी जो हिस्ट्री है दैट इज़ वो बहुत अच्छी नहीं रही है। अगर इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर मैं सामने रखूं, और सेफ्टी पर्पस को अगर हम सामने रखें, या ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पे इन जगहों पे, तो इसलिए ये लोग इन वीज़ा रन्स को लेके खासकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे क्वेश्चनिंग आपकी हो सकती है अगर आप 2 या 3 बार जाने लगे हैं, एंटर करने लगे हैं मलेशिया। अगर आप सेकंड बार जाते भी हैं तो उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है। जेन्युइनली वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो ये देखेंगे कि बंदा, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल ले रहा था, पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बोली कि अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, उसके लिए आपको सेकंड टाइम जो है मलेशिया में री एंटर करना है क्योंकि आपकी आगे फ्लाइट हो सकती है, तो वो वैलिड रीज़न माना जा सकता है। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कुछ केसेस के अंदर कि सेकेंड टाइम ही आपकी एंट्री आपको डिनाई की जाए। ठीक है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर जाएँ। लेकिन तीसरी बार आप इस चीज़ को होने मत देना। अगर तीसरी बार होता है देन इट इज़ अप टू देम, उनकी कॉल है। अब मुझे किसी ने आगे बताया कि आई हैव बीन बैक टू मलेशिया about 3 to 4 times a year, but I only stayed a maximum of about 10 to 20 days each time. तो ये 3-4 बार साल में मलेशिया जा चुके हैं, दोबारा जा चुके हैं, दोबारा जा चुके हैं, दोबारा जा चुके हैं, लेकिन एट अ टाइम, एट अ स्ट्रेच इन्होंने 10 से 20 दिन से ऊपर टाइम वहाँ पे वक्त नहीं काटा है। Each time he stayed for, he said 10 to 20 days. The intervals between visits are usually a couple of months. So far not a problem. तो अगर ऐसा है 3-4 बार जाते भी हैं, डिपेंड करता है नेशनैलिटी पे भी, पहली बार बता दूं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन हैं, आप यूरोपियन हैं, तो थोड़े कि आपको इतना चैलेंज नहीं आता। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो थोड़ा सोच समझ के ही जाएं। लेकिन अगर आप जाते भी हैं तो इंश्योर दैट यू हैव प्रॉपर इंटरवल इन बिटवीन। तो अगर आप आज गए हैं तो 6 महीने बाद जाएँ, या आप 4 महीने बाद जाएँ, थोड़ा लंबे लेंथ के बाद एंटर करें, तो ही इस केस में गारंटी हो सकती है कि आपको री एंट्री मिल जाए, दोबारा साल में दोबारा मिल जाए। लेकिन यूजुअली जो है आप ज़्यादा चांस इसके बारे में ना लें।
बाकी मैं बस यही कह सकता हूँ आगे, बिफोर आई गेट इनटू द इमिग्रेशन एक्ट और लॉ, जो 3-4 क्लॉज है मैं फटाफट से ओवरव्यू उनका दे देता हूँ आपको इस वीडियो में। मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जेन्युइन रखें। अगर आपको ये पता है कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो देन डोंट कैरी डमी टिकट्स, क्योंकि अब क्या है कि वीज़ा एग्जामिशन पॉलिसी, वीज़ा अराइवल में लोग डमी टिकट्स ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विच इज़ लॉजिकली नॉट रॉन्ग, लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है, डमी टिकट आपकी एक्सपायर नहीं करनी चाहिए पहली चीज़, क्योंकि उसकी वैलिडिटी होती है 3-4 घंटे बाद एक्सपायर होती है, 3-4 दिन के बाद एक्सपायर होती है, कुछ डिपेंड करता है। लेकिन आपको डमी टिकट्स इस केस में लेके नहीं जानी है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अगर वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा एग्जामिशन पॉलिसी के तहत किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं तो आप डमी टिकट्स ले जाएं, नहीं लेके जानी है आपने। आपके पास कन्फर्म्ड बुकिंग, पेड बुकिंग्स होनी चाहिए फ्लाइट की, फ्लाइट आइटनरी की। होटल रिजर्वेशन चलेगा 1 मिनट के लिए, पे नाउ पे लेटर का ऑप्शन चूज कर ले, लेकिन फ्लाइट के केस के अंदर आपके पास पेड बुकिंग होनी चाहिए, फ्लाइट आइटनरी होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि इमिग्रेशन एक्ट इनका कहता क्या है। अगर इलीगल स्टे है या ओवर स्टे है तो क्या क्या पेनल्टीज पड़ सकती है लोगों पे। अब आगे हम बात करते हैं मलेशिया इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959-1963, सेक्शन 6 इसका हम पढ़ने लगे, /6, और इसमें हम बात करने लगे इलीगल एंट्री की। तो क्या रेप्लिकेशंस निकल के आ सकती हैं सामने, क्या चीज़ें आपको प्रोड्यूस करनी पड़ सकती हैं, और कोई सज़ा इसमें है, कोई पेनल्टी है इसके अंदर, वो क्या है। तो इलीगल एंट्री के केस में क्या है कि फॉरेनर हुज प्रेजेंस इन मलेशिया कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज इलीगल एंट्री इफ fails to produce a genuine passport travel document entry permit upon request। तो अगर वीज़ा नहीं निकला, कोई एंट्री परमिट नहीं निकला, या आपका पासपोर्ट जेन्युइन नहीं है, पकड़े गए इस केस के अंदर, देन आपको इशू आ सकता है। देन पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट डज नॉट हैव अ वैलिड एंडोर्समेंट, या किसी किस्म का जो एंट्री परमिट पास होते हैं इनके वो नहीं है, उस केस के अंदर उसे इलीगल एंट्री के तहत आपको डिपोर्ट कराया जा सकता है या आपको डिनाइल किया जा सकता है एंट्री। द पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस ऑन इलीगल एंट्री, अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 ringgits or to imprisonment for a term not exceeding 5 years, ठीक है, और both shall also be liable to whipping of not more than 6 strokes, a compound of 3,000 ringgits। अब मुझे इसका तो मतलब नहीं पता, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि ये फाइन कैन बी अप टू 10,000 ringgits, और जो सज़ा है इस केस के अंदर 5 years की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं, यानी फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा और इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पे होगी। आगे दिया है, एज सच फॉरेनर विजिटर्स आर रिमाइंडेड टू टेक प्रिकॉशन on the safety of their passport travel document and must carry with them during their stay in Malaysia। पासपोर्ट आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जेन्युइन आपके पास होना चाहिए। must ascertain that they produce their passport travel document to an immigration officer at the point of entry and has been issued with the relevant pass। तो पासपोर्ट के साथ वीज़ा या जो भी आपका एंट्री पास है, परमिट है आपको मिला हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। आगे दिया है टू रिपोर्ट इमीडिएटली टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फॉर द लॉस्ट ऑफ द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो अगर गुम जाता है तो उस केस के अंदर आपको जो है रिपोर्ट करना है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को उसी वक्त तुरंत कि आपका पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया है, और जो भी पुलिस फॉर्मेलिटीज़ होंगी आगे जो होंगी वो होंगी। आगे है ओवरस्टेइंग का, सेक्शन 15(4) में आता है इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959-63, और यहाँ पे दिया कि स्टे एक्सीडिंग द एक्सपायरी डेट एंड कैंसिलेशन ऑफ विजिट पास। तो अगर कैंसिल हो गया फिर भी रहते जा रहे हैं, किसी ने नोटिस नहीं किया, या आपके एक्सपायर हो चुका है, आप रहते जा रहे हैं, तो दोनों ही केस के अंदर जो है ये आपको पेनल्टी इसकी देनी पड़ सकती है। पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस ऑन ओवरस्टेइंग, अ फाइन नॉट एक्सीडिंग ओवर 10,000 ringgits टू imprisonment फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years ऑफ बोथ। तो डिपेंड करता है कि सज़ा थोड़ी कम भी हो सकती है 5 साल से नीचे की, या यू माइट हैव टू पे द फाइन फॉर अप टू 10,000 ringgits, या दोनों आपको देने पड़ सकते हैं। अ कंपाउंड ऑफ 3,000 ringgits, तो आई थिंक ये कोई एडिशनल चार्ज वार्ज होगा इसके अंदर। एज सच फॉरेन विजिटर्स आर रिमाइंडेड टू लीव मलेशिया बिफोर देयर पास एक्सपायर्ड। तो अगर आपका एक्सपायर होने लगा वीज़ा, उससे पहले आप छोड़ दें। अगर एक दो दिन अगर ऊपर एक्सीड होता तो उसके अंदर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर कुछ फ़ाइन दे के 1-2 दिन का आप निकल तो सकते हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से रहते जा रहे हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, देन इट कैन बी रियली चैलेंजिंग फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक, फॉल्सिफाई और अमेंड अ डॉक्यूमेंट और एंडोर्समेंट। तो कोई भी चीज़, पासपोर्ट आपने झूठा बताया, या आपने कोई डिटेल्स या रीज़न आपने कुछ ऐसे दिखा दिए जो कि वैलिड रीजंस नहीं थे लेकिन गलत रीजंस थे, तो उसमें आपको पेनल्टीज पड़ सकती है अंडर सेक्शन 55D ऑफ इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959-63। एक्ट 155
ये इनके सब सेक्शंस होंगे। इसमें दिया है अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन 30,000 रिंगिट्स एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 5 years बट नॉट मोर देन 10 years shall also be liable to whipping of not more than 6 strokes। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सज़ा है वो 5 से 10 साल के बीच में कुछ भी हो सकती है, अप टू 10 years भी जा सकती है, और फाइन भी इसमें काफ़ी हेफ्टी फाइन आपको लग सकता है। एनी पर्सन हु मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स इंटेंट्स टू अवेल इटसेल्फ और बाय एनी पर्सन, चाहे आपने कहीं से भी अरेंज किया, किसी के थ्रू अरेंज किया है, यूज बाय इटसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन, चाहे आपने किसी को मदद की इस काम को करने के लिए या आपने खुद यूज़ किया इसको गलत दिखा के, देन उस केस में आपको चैलेंज आ सकता है। एज अ पासपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, पासपोर्ट एक्ट 1966 एक्ट 150 इज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 12B ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1966 एक्ट 150 के तहत। आगे पढ़ते हैं पेनल्टीज बी, सेक्शन 12B ऑफ द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1966 एक्ट 150। यहाँ पे दिया कि फाइन ऑफ नॉट लेस देन 15,000 रिंगिट्स बट नॉट मोर देन 1 लाख रिंगिट्स एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2 years बट नॉट मोर देन 10 years एंड विद whipping ऑफ नॉट मोर देन 6 strokes। ठीक है, प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं कि कितनी सीरियस हो सकती है मलेशिया के केस में, क्योंकि मलेशिया का जो इमिग्रेशन है वो वाकई काफ़ी में स्ट्रिक्ट है। ठीक है ना। तो गाइज़ ये थी वीडियो रिगार्डिंग मलेशिया। अगर आप ओवरस्टे कर जाते हैं या आप जब वीज़ा रन की बात करते हैं, जब आप री एंट्री की बात करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उसी के साथ ही साथ मैंने सेकंड हाफ में आपके साथ इमिग्रेशन एक्ट के जो क्लॉज हैं और जो इसमें पेनल्टीज़ डाली हैं वो भी पढ़ के बता दी हैं। तो आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर करते हैं, सबके साथ करें शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को विजिबिलिटी मिलनी चाहिए। एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।